हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिटरेचर लाइट हाउस। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे मिसेस डेलवे बाय वर्जीनिया वुल्फ। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडर्निस्ट नॉवल that is prescribed in the syllabus of BA and MA, and it is also prescribed in some of the teaching examinations like LT grade and other assistant professor exams also. सो यहाँ पे मैं जो भी पॉइंट्स डिस्कस करूंगी वो ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करूंगी, ताकि जो भी क्वेश्चन पूछा जाए वर्जीनिया वुल्फ से या उसके अलावा मिसेस डेलवे से, तो वहां से आपके क्वेश्चन बन जाए। इसके अलावा हम क्रोनोलॉजी में भी बात करेंगे, एंड वर्जीनिया वुल्फ को हम किस ग्रुप में जानते हैं, वो किस ग्रुप के लिए फेमस है, किस राइटिंग स्टाइल के लिए फेमस है, हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। मिसेस डेलवे से हम डिस्कस करेंगे समरी इन अ नटशेल, कैरेक्टर्स को हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हम सिंबल्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिंबल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर। ठीक है, यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकते हैं या बने हुए हैं पिछले एग्जाम में, हम उनको भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, मैं डायरेक्ट आपके साथ क्वेश्चन आंसर नहीं डिस्कस कर रही हूँ। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें अभी बेसिक नहीं पता है नॉवेल का, या बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने प्री के लिए तैयारी करी या कोई और एग्जाम के लिए तैयारी करी और उन्होंने बहुत सारी चीजें नहीं पढ़ी हैं। तो जब आप बहुत सारी चीजें नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपका कंटेंट नहीं आपके पास होगा, आपके पास मैटर नहीं होगा। और जब आपके पास मैटर नहीं होगा, चीजों चीजों के बारे में आपको पता नहीं है, तो आप आंसर लिखेंगे कैसे, है ना। या अगर कोई डेप्थ से क्वेश्चन आ गया, आपके प्लॉट से कोई क्वेश्चन आया जो आपने सरफेस लेवल पे नहीं पढ़ा है, तो फिर आप उसे आंसर कैसे कर पाएंगे। तो इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं लगभग 40 मिनट्स की या 45 या समटाइम्स 1 आवर की भी क्लास हो जाती है। तो मेरा पॉइंट यही है कि अगर आप एक क्लास देख रहे हो तो फिर आपको और क्लास की ज़रूरत ना पड़े, आपका इसी में मैक्सिमम पॉइंट्स आपके कंप्लीट हो जाएं। तो मेरा टारगेट यही है, एंड आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है और आपके लिए हेल्पफुल भी हो रहा है। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है और आपके लिए ये सीरीज़ हेल्पफुल हो रही है या नहीं। तो एलटी ग्रेड के लिए स्पेशली ये मैंने लेक्चर बनाया है, पर और भी बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है जो बाकी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मिसेस डेलवे बाय वर्जीनिया वुल्फ। सबसे पहले हम देखेंगे वर्जीनिया वुल्फ के बारे में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको याद रखना है, वर्जीनिया वुल्फ वॉज एन इंग्लिश राइटर, ब्रिटिश राइटर हैं ये, और इन्हें मॉडर्निस्ट 20th सेंचुरी के नॉवलिस्ट के तौर पे हम जानते हैं, मॉडर्न एज के नॉवलिस्ट के तौर पे। इसके अलावा इन्होंने ऐसे लिखे हैं बहुत सारे, तो उसके लिए भी हम जानते हैं। इन्होंने अपने नॉवेल्स में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को यूज किया है, ये आप याद रखेंगे। किसको यूज किया है? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को। ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे कि क्या होती है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। और ये इनके नॉवेल्स में, इसके अलावा ऐसे में भी हम इस नैरेटिव टेक्निक को देखते हैं। तो जब भी आप मॉडर्निज्म को डिस्कस करेंगे, इन केस मूवमेंट से कोई क्वेश्चन आता है, तो आपको वर्जीनिया वुल्फ का नाम याद रखना है। इसके अलावा इन्होंने अपने हस्बैंड के साथ, जिनका नाम था लियोनार्ड वुल्फ, इनके साथ मिलकर इन्होंने एक प्रेस एस्टैब्लिश की थी जिसका नाम था होगार्थ प्रेस। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। 1917 में इन्होंने इस प्रेस को एस्टैब्लिश किया था, फाउंड किया था, नॉट एस्टैब्लिश, फाउंड किया था। और इस प्रेस में इन्होंने अपने बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्क पब्लिश किए हैं। इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स को अगर आप देखें तो इनका इंपॉर्टेंट वर्क्स है द वॉयज आउट, जैकब्स रूम, मिसेस डेलवे, टू द लाइट हाउस, ऑरलैंडो, ऑरलैंडो जिसका सबटाइटल है अ बायोग्राफी, द वेव्स, एंड लास्ट इनका वर्क्स है बिटवीन द एक्ट्स। तो मैंने क्रोनोलॉजी में बताया जो इंपॉर्टेंट नॉवेल्स हैं, पब्लिकेशन ईयर आपको याद रखने हैं। और इनका एसी बहुत इंपॉर्टेंट है, अ रूम ऑफ वंस ओन, पब्लिश इन ईयर 1929। इसके अलावा इन्होंने एक ऐसे लिखा है थ्री गिनीज, ठीक है, 1938 में। यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है कि उनको एक प्रॉब्लम थी, मेंटल इलनेस थी उनको, और उनकी इलनेस थी बायपोलर डिसऑर्डर। ठीक है, क्या इलनेस थी? बायपोलर डिसऑर्डर। ये एक मेंटल इलनेस थी और जिसके कारण उन्होंने सुसाइड कर लिया था, डूब के उनकी डेथ हो जाती है, मतलब उन्होंने खुद ही जानबूझ के अपने आप को डुबा दिया था 1941 में। तो ये उस समय 59 ईयर्स की थी जब इनकी डेथ हो जाती डूब कर, और इन्होंने सुसाइड किया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फेमिनिज्म में भी इनका नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एडवर्ड एल्बी ने एक प्ले भी लिखा था, हु इज़ अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ।
ठीक है। इनका नाम आपको ध्यान रखना है, द ब्लूम्सबरी ग्रुप, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट लोग हैं उनका आपको नाम याद रखना है, कौन कौन इससे एसोसिएटेड है। तो वर्जीनिया वुल्फ, जे एम कैनीस एंड ई एम फॉस्टर, लिटॉन स्ट्रेची। ठीक है, लिटॉन स्ट्रेची। तो कई सारे लोग हैं जो आपको याद रखना है, और ये एक इंटेलेक्चुअल राइटर्स का ग्रुप था, फिलोसोफर्स थे, आर्टिस्ट थे, इसमें इंटेलेक्चुअल्स भी थे। तो आपको एक नोट बनाना है, इसमें कौन कौन लोग थे, ये कब फाउंड हुआ, ये सब आपको पॉइंट्स नोट करने हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं मिसेस डैलोवे की। तो मिसेस डैलोवे को आपको याद रखना है कि ये पब्लिश कब हुआ है। तो ये 1925 में पब्लिश होता है। कब पब्लिश होता है? 1925 में। और ये एक दिन की ही कहानी है, और इसमें मेजर कैरेक्टर है क्लैरिसा डैलोवे। इन्हीं की कहानी है, सुबह से लेके शाम तक की कहानी है। ओके, तो आपको ये टाइम याद रखना है, मॉर्निंग से लेके नाइट तक, नॉट इवनिंग, मॉर्निंग टू नाइट मिसेस डैलोवे की कहानी है। तो डिस्कस करते हैं प्लॉट, हम पहले नटशेल में डिस्कस करते हैं। मिसेस डैलोवे इज सेट इन लंदन ऑन अ सिंगल डे इन जून 1923। ठीक है, तो ये मॉर्निंग से नाइट तक की कहानी है। शॉर्टली आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो इसमें हमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इफेक्ट देखने को मिलेगा, और एक कैरेक्टर आपको याद रखनी है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ओके, द नॉवेल ओपन्स विथ क्लैरिसा डैलोवे। तो नॉवेल की शुरुआत कैसे होती है? क्लैरिसा, जो कि एक अपर क्लास लेडी हैं, हाउस वाइफ हैं, और वो लंदन में जा रही हैं। ठीक है, लंदन की ही कहानी है। और कहाँ जा रही हैं ये? फ्लावर्स खरीदने जा रही है। आपको याद रखना, सीन, शुरुआत का सीन बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके यहाँ एक पार्टी है, और वो उस पार्टी को इवनिंग में होस्ट कर रही हैं। तो एक फ्लावर शॉप पे जाती हैं, और ये फ्लावर शॉप जो है, ये इनकी जान पहचान की थी। ओके, शी वॉक्स थ्रू लंदन, एंड उनका माइंड जो है वो मूव्स फ्रीली बिटवीन द प्रेजेंट एंड द पास्ट। तो अब ये जब जा रही होती है लंदन की सड़कों से होके, जब उस फ्लोरिस्ट के यहाँ जाती हैं, फ्लावर शॉपिंग करने जाती हैं, तो इनके माइंड में अपनी पुरानी मेमोरीज आ जाती हैं। ये इनके पहले की, आप कह सकते हैं यूथ के टाइम की मेमोरीज याद आती हैं। शी रिकॉल्स हर यूथ एट बॉल्टन, ये आपको याद रखना है। शी रिकॉल्स हर यूथ एट बॉल्टन, हर रिलेशनशिप विद पीटर वॉल्स। इनके एक लवर थे जिनका नाम था पीटर वॉल्स, और इनकी फ्रेंड थी सैली सेटन। ठीक है, पीटर वॉल्स ने इनको प्रपोज किया होता है, लेकिन ये उस प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि वो उस समय इतने ज्यादा इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं थे। एंड शी थॉट अबाउट हर डिसीजन टू मैरी रिचर्ड डैलोवे। तो यहाँ पे आपने 4 कैरेक्टर देखे। ठीक है, फर्स्ट इज क्लैरिसा डैलोवे, सेकेंड आपने देखा पीटर वेल्स जो इनके लवर थे, सैली सेटन इनकी फ्रेंड थी, एंड वो काफी बोल्ड लेडी रहती हैं, रिचर्ड डैलोवे जो इनके हस्बैंड हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि नैरेटिव शिफ्ट होता है। ठीक है, नैरेटिव शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि पहले तो दिखाया जाता है क्लैरिसा के बारे में, और उसके बाद ये बताया जाता है कि अचानक से इनके घर में पीटर आ जाते हैं। ठीक है, इसी बीच यहाँ पे ये भी दिखाया जाता है कि एक्सीडेंटली ऐसा होता है कि पीटर इनके घर जाते हैं। ठीक है, वो लंदन में नहीं थे, दूसरी कंट्री में थे, लेकिन वो इनके घर जाते हैं काफी सालों बाद, और वो क्लैरिसा से ये पूछते हैं कि क्या तुम अपने हस्बैंड के साथ खुश हो। लेकिन इससे पहले कि वो उनकी बातों का जवाब दे पाती, उनकी डॉटर एलिजाबेथ रूम में आ जाती हैं, और फिर पीटर इनके घर को छोड़ के चले जाते हैं, और ये जाते हैं रीजेंट पार्क में। ये आपको नाम याद रखना है, रीजेंट पार्क का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जब पीटर वेल्स जाते हैं यहाँ पे, वो सोच रहे होते हैं इस बारे में कि क्यों क्लैरिसा ने उनका प्रपोजल रिजेक्ट किया था यूथ में, जब उन्होंने उन्हें प्रपोज किया था। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि अभी भी पीटर वेल्स के मन में अभी भी उनके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, बहुत ज़्यादा अभी भी अफेक्शन है। ओके, तो फिर इसमें बात क्या होता है, नैरेटिव शिफ्ट हो जाता है। मतलब अब दिखाया जा रहा है स्टोरी सेप्टिमस के अकॉर्डिंग। ठीक है, अभी तक क्लैरिसा को फोकस में किया गया था, अब सेप्टिमस के अकॉर्डिंग दिखाई जा रही है। तो यहाँ पे हम देखते हैं सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ, नाम याद रखना है आपको कैरेक्टर का। ये एक वॉर वेटरन है, और वो भी अपनी वाइफ के साथ लुक्रीजिया, जिनका नाम रेजिया है, उनके साथ रिजेंट पार्क में है।
ये इटालियन है नाम, आपको ये आपको पॉइंट याद रखना है। हिज वाइफ इज इटालियन, ठीक है। सेप्टिमस को वॉर फ्रंट का जो सदमा था वो उनको अभी भी बहुत ज्यादा परेशान करके रखा है, और वो शेल शॉक से सफर कर रहे हैं, ठीक है। किससे? शेल शॉक से। इसे हम बोलते हैं पीटीएसडी। क्या बोलेंगे? पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ठीक है। इससे वो बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि वो रिजेंट पार्क में बैठे हुए हैं। और वो यहाँ पे क्यों बैठे हैं? वो एक डॉक्टर जिनका नाम है सर विलियम ब्रैडशॉ, इनको आप लिख सकते हैं, सर विलियम ब्रैडशॉ। इनका वेट कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। इनसे अपॉइंटमेंट है सेप्टिमस की। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि सेप्टिमस बहुत ज्यादा हॉन्टेड है। क्यों? क्योंकि उनको हेलुसिनेशन हो रहे हैं वॉर के, और उनके डेड फ्रेंड जिनका नाम था इवेंस, इन्हें बार बार विजन्स आ रहे हैं। इनकी मेमोरीज उन्हें हॉन्ट कर रही है, क्योंकि इवेंस अब नहीं है, इनकी डेथ हो चुकी है। और इनकी मेंटल कंडीशन डे बाय डे वर्स हो रही है। इनका ट्रीटमेंट इनसेंसिटिव डॉक्टर कर रही है। आपको ध्यान रखना है, इनका नाम है डॉक्टर होम्स एंड सर विलियम ब्रैडशॉ। ये दोनों इनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन वो इतने इनसेंसिटिव है क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहे कि एक्चुअल में सेप्टिमस के साथ प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। इनकी प्रॉब्लम्स को वो नाम दे देते हैं अ लैक ऑफ प्रपोर्शन। क्या नाम देते हैं? कि ही इज एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम अ लैक ऑफ प्रोपोर्शन, ठीक है। स्टोरी में ये बताया जाता है कि सेप्टिमस सोल्जर होने से पहले, वॉर फ्रंट पे जाने से पहले एक यंग पोएट थे, और वो शेक्सपियर के वर्क को काफी ज्यादा पसंद करते थे। तो इससे ये दिखाया जा रहा है कि इनकी लाइफ पहले क्या थी और बाद में क्या हो जाती है। तो इनके माइंड में भी बहुत ज्यादा रोमांटिक आइडियल्स थे वॉर के लिए, लेकिन जब ये वॉर फ्रंट पे जाते हैं, वॉर के हॉरर्स को देखते हैं, इनके फ्रेंड एवॉन्स की जब डेथ हो जाती है, तो इनका जो इल्यूजन है वो टूट जाता है, ठीक है। और अब वो जब वापस आते हैं लंदन में, इंग्लैंड में, तो उन्हें अब इंग्लैंड, या हम कह सकते हैं लंदन, अब उन्हें वर्थ वाइल नहीं लगता। उन्हें लगता है कि ये बिल्कुल बेकार जगह है, और उनके माइंड में सुसाइडल थॉट्स भी आने लगते हैं। तो हम देखते हैं कि वॉर का किसी की लाइफ में क्या असर पड़ सकता है। एक लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट पड़ता है, जो व्यक्ति की पूरी लाइफ को डिस्टर्ब कर सकता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सेप्टिमस स्मिथ की पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी है, और इवन उनकी इस सीरियस मेंटल प्रॉब्लम्स को बड़े बड़े डॉक्टर्स जैसे डॉक्टर होम्स, सर विलियम ब्रैडशॉ, ये भी नहीं डायग्नोस कर पा रहे हैं। क्योंकि जब भी सेप्टिमस स्मिथ कुछ कहता है, डॉक्टर्स उनकी बात को प्रॉपर ध्यान ही नहीं देते, सुनते ही नहीं है। और उन्होंने इनकी इस प्रॉब्लम को जब डायग्नोस किया, तो क्या नाम दे दिया डायग्नोस करते वक्त? कि ही इज सफरिंग फ्रॉम अ लैक ऑफ प्रोपोर्शन, ठीक है। तो यहाँ पे सर विलियम जो डॉक्टर हैं, सर विलियम ब्रैडशॉ, वो ये बोलते हैं सेप्टिमस से कि अब तुम्हें लुक्रीजिया से अलग रहना पड़ेगा, और तुम्हें एक मेंटल इंस्टीट्यूशन भेजना पड़ेगा, मतलब हम कह सकते हैं असाइलम पे भेजना पड़ेगा, ताकि प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये देखा। इसके बाद यहाँ पे कुछ सिंबल्स भी हैं जो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे देखते हैं, थ्रू आउट द डे डिफरेंट कैरेक्टर्स थॉट इंटरसेक्ट एज बिग बेन रिपीटेडली स्ट्राइक्स द आवर। तो बिग बेन, यहाँ पे क्लॉक टावर जो है वो बहुत ज्यादा सिंबॉलिक है। वो जैसे ही आवर्स पे स्ट्राइक होते हैं, हम देखते हैं कि डिफरेंट कैरेक्टर्स के थॉट्स एक दूसरे से इंटरसेक्ट होते हैं, मतलब ये सिंबलाइज करता है पैसेज ऑफ टाइम को, ठीक है। पीटर वेल्स, हम देखते हैं पीटर वेल्स इंडिया में थे, और वो इंडिया से रिटर्न होते हैं, और वो क्लैरिसा को विजिट करते हैं, ठीक है। तो जब ये क्लॉक टावर स्ट्राइक करता है आवर को, तभी, मतलब ये बिग बेन जब आवर को स्ट्राइक करता है, तभी ये सारी चीजें इंटरसेक्ट होती हैं। मतलब दो जो अलग अलग जो कैरेक्टर्स हैं, उनकी स्टोरी एक में मर्ज हो जा रही है, ठीक है। तो जब पीटर वॉल्स इंडिया आते हैं, वो विजिट करते हैं क्लैरिसा को, तो ये जो विजिट है उनकी, ये ओल्ड इमोशन और रिग्रेट को रिकाइंडल करता है। ये दोबारा इन चीज़ों को याद करते हैं। क्लैरिसा अपनी लाइफ चॉइसेस पे रिफ्लेक्ट करती हैं, वो सोचती हैं, स्पेशली अपने इमोशनल इंटेंसिटी के फियर को और लव के बारे में वो सोचती हैं कि उन्होंने ऐसा डिसीजन क्यों लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये चीज दिखाई जाती है कि रिचर्ड डैलोवे, इनको एक इनविटेशन मिलता है लंच का ह्यूज ब्रेड से, ह्यू विट ब्रेड से। ये यहाँ पे प्लॉट में नहीं दिया है, मैं आपको बता रही हूँ,
ठीक है। एक कैरेक्टर है ह्यू विटब्रेड और इनकी वाइफ का नाम है लेडी ब्रूटन। ठीक है, ये आपको आंसर लिखने में थोड़ी मदद करेगा। तो इन्होंने रिचर्ड डैलवे को लंच का इनविटेशन दिया है, लेकिन मिसेस डैलवे को कोई इनविटेशन नहीं मिलता है। तो जब मिसेस डैलवे को उनकी मेड बताती है इनविटेशन के बारे में, तो उन्हें इस बात का काफ़ी बुरा लगता है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें वहाँ पे कहीं ना कहीं डिसरेस्पेक्ट मिली है, या उनको प्रॉपर इस लायक नहीं समझा जा रहा है कि उन्हें इनवाइट किया जाए। तो यहाँ हम देखते हैं कि रिचर्ड डैलवे जाते हैं और ह्यू विटब्रेड एंड लेडी ब्रुटन के इनविटेशन में जाते हैं, और वहां पे रिचर्ड डैलवे हेल्प करते हैं लेडी ब्रुटन को एक लेटर लिखने के लिए। उन्हें लेटर लिखना है टाइम्स में, द टाइम्स न्यूज़पेपर, जो कि लंदन का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर है, उसमें उन्हें लेटर लिखने के लिए मदद चाहिए थी, इसलिए वो रिचर्ड डैलवे को बुलाते हैं। और लंच के बाद रिचर्ड डैलवे वापस आते हैं घर और क्लैरिसा को रोजेस गिफ्ट करते हैं, अ बंच ऑफ रोजेस देते हैं। वो ऐसा कहते हैं कि वो अपना लव एक्सप्रेस उनसे करना चाहते थे, बट इतना लंबा समय हो गया और उन्होंने उनसे कोई भी अपना अफेक्शन या इमोशन नहीं शेयर किया है। ठीक है, तो क्लैरिसा को भी ये महसूस होता है कि आज के टाइम पे हस्बैंड वाइफ के बीच इतना ज़्यादा गैप हो चुका है, इतना ज़्यादा वॉइड हो चुका है, और कहीं ना कहीं उसे लगता है कि उसने अपनी मैरिज में जो प्रिवेसी उसे मेंटेन करने की पूरी कोशिश करी है, और उसे ये लगता है कि कहीं ना कहीं उसने जो ये उसकी जो कोशिश है, इसी के कारण उनका रिलेशनशिप आज सक्सेसफुल है। हालांकि देखा जाए तो ये रिलेशनशिप सिर्फ देखने देखने में सक्सेसफुल है, अदरवाइज उन्हें इस चीज़ का बड़ा मलाल है कि रिचर्ड डैलवे आज भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनके बारे में नहीं जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्लैरिसा की डॉटर एलिजाबेथ अपनी हिस्ट्री टीचर मिस किलमैन के साथ, मिस किलमैन नाम याद रखिए, मिस किलमैन के साथ शॉपिंग पे जा रही हैं। ये हिस्ट्री टीचर हैं। यहाँ पे ये बताया जाता है कि क्लैरिसा और ये जो हिस्ट्री टीचर है मिस किलमैन, दोनों एक दूसरे को बिल्कुल नापसंद करते हैं, क्योंकि दोनों को ऐसा लगता है कि आ, मतलब मिस किलमैन को लगता है कि मिसेस डैलवे का एलिजाबेथ पे बड़ा बुरा प्रभाव है, और मिसेस डैलवे को लगता है कि मिस किलमैन का एलिजाबेथ पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे के बहुत एंटी हैं, क्योंकि मिस किलमैन इस बात से बहुत ज़्यादा जेलस फील करती हैं कि मिसेस डैलवे इतनी अच्छी ज़िंदगी जी रही हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि सेप्टिमस स्मिथ अपनी वाइफ लुक्रेजिया के साथ बहुत ज़्यादा मतलब एक अच्छा कंफर्टेबल टाइम बिता रहे हैं, और कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी ज़िंदगी में नॉर्मल होना सीख लिया है। लेकिन क्या होता है कि सेप्टिमस के डॉक्टर होम्स आपको नाम याद रखना है। ठीक है, ये जाते हैं सेप्टिमस को देखने। ठीक है, विजिट करते हैं। सेप्टिमस को ऐसा महसूस होता है, उन्हें ये हेलुसिनेशन होने लगता है कि ये डॉक्टर नहीं बल्कि उनकी डेथ है उनके सामने। उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो भी व्यक्ति है ये उनको किल कर देगा, उनकी सोल को डिस्ट्रॉय कर देगा, और उन्हें ऐसा हेलुसिनेशन होता है, उन्हें ये विजन होने लगता है कि उनकी मौत इनके सामने है, या जो भी मतलब उन्हें ऐसा महसूस होता है, एक फियर सा उनके मन में हावी हो जाता है, जिसके कारण उन्हें कुछ समझ में नहीं आता और वो विंडो से कूद के सुसाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको ये पॉइंट याद रखना है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि वो व्यक्ति जो हेलुसिनेटेड है ड्यू टू वॉर, उसने उस हेलुसिनेशन से थोड़ा सा नॉर्मल होने की कोशिश करी, और जैसे ही थोड़ी सी नॉर्मल जिंदगी जीता है, उस समय हम क्या देखते हैं, क्लाइमेक्स हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है, वो सुसाइड कर लेता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि पीटर वॉल्स वहां पे हैं, मतलब जहां पे सेप्टेमस की डेथ हो रही है उसी के पास से वो गुजर रहे हैं, और वो इस चीज को सुन रहे हैं कि एम्बुलेंस जो है वो सेप्टेमस स्मिथ की बॉडी को ले जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा आपने कि दो अलग अलग कैरेक्टर्स जो हैं, जो अलग अलग आप कह सकते हैं एक सब प्लॉट टाइप का यहाँ पे दिखाया गया है, वो दोनों स्टोरी बीच बीच में पैरेलल लेवल पे चलने लगती है, इसलिए क्लॉक टावर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं कि पीटर वॉल्स जब सेप्टिमस की डेथ को देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो इन चीजों पे आयरॉनिकली सोचने लगते हैं, और इसके बाद ये क्लैरिसा की पार्टी में चले जाते हैं। ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे नॉवेल्स के कैरेक्टर हम देखते हैं इकट्ठे हो चुके हैं,
और क्लैरिसा अब पूरी कोशिश कर रहे हैं इस पार्टी में कि वो इसे सक्सेसफुल पार्टी बना सके, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उनका रोल एकदम एक हाउसवाइफ के जैसे सिमट के रह गया है, और उन्हें पीटर वॉल्स की जो एक क्रिटिसिज्म है वो भी चुभती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम इवनिंग में देखते हैं कि क्लैरिसा जो है वो उन्होंने कई सारे पॉलिटिशियंस को इकट्ठा किया है, सोशलाइट्स एंड एक्वेंटेंसेस को। तो ये पार्टी भी सिंबल है, सोशल गैदरिंग का सिंबल है, जिससे क्लैरिसा को खुशी मिलती है। इसी बीच क्या होता है, हम देखते हैं कि क्लैरिसा को पता चलता है सेप्टिमस के सुसाइड के बारे में। ठीक है, तो इसे कौन बताता है, तो विलियम ब्रैडशॉ, जो क्योंकि डॉक्टर थे, और उनकी वाइफ, वो लेट पहुंचते हैं इस पार्टी में, और वो ये बताते हैं कि एक यंग वेटरन सेप्टिमस ने सुसाइड कर लिया है। तो इस चीज को देखते हैं कि हम ये देखते हैं कि क्लैरिसा हालांकि कभी मिली नहीं है, लेकिन जैसे ही वो इनकी डेथ के बारे में सुनती है वो एकदम थोड़ी समय के लिए शॉक हो जाती है, और वो पार्टी से अ, एक कुछ समय के लिए आप कह सकते हैं ब्रेक लेती हैं। ठीक है, तो जैसे ही वो उसकी डेथ के बारे में सुनती हैं, शी विड्रॉज ब्रीफली टू रिफ्लेक्ट ऑन लाइफ एंड डेथ। और लेकिन क्या होता है, उन्होंने इस बात में सोचा उन्होंने इस बारे में सोचा कि कहीं ना कहीं सेप्टिमस जो है उन्होंने अपने सोल से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, अपनी लाइफ से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, और उनकी पोजीशन और इनकी पोजीशन कुछ हद तक सिमिलर है और कुछ हद तक डिफरेंट भी है। ठीक है, उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उन जैसे लोग जो इस सोसाइटी में एक कंफर्टेबल पोजीशन में है, कहीं ना कहीं यही लोग सेप्टिमस की डेथ के लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है, और वो इस बात को भी पैरेलल लेवल पे देखती हैं कि उनकी लाइफ क्या है, वो अपनी लाइफ से कितना ज़्यादा ओवरवेल्म फील कर रही हैं, कितना ज़्यादा अकम्प्लिश फील कर रही हैं, और जो सेप्टिमस है उसकी लाइफ क्या है। सेप्टिमस की लाइफ डॉक्टर्स जैसे लोगों ने एकदम आप कह सकते हैं इंटॉलरेबल बना दी है, ऐसा वो सोचने लगती हैं। ठीक है, तो कई सारी चीजें वो सोचती हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो इस सारे थॉट से बाहर निकलती हैं, और फिर वो वापस अपनी दुनिया में वापस आ जाती हैं, एंड शी अल्टीमेटली रिटर्न्स टू हर गेस्ट विद अ रिनाउंड एक्सेप्टेंस ऑफ लाइफ। तो जैसे ही वो वापस आती हैं, हम देखते हैं कि पीटर वेल्स जो है वो क्लैरिसा को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, एंड ही फील्स अ सडन सेंस ऑफ ऑ एंड अफेक्शन। ओके, तो ये भी लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है कि लास्ट में स्पीच किसका है, तो पीटर पीटर वेल्स का स्पीच है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए जो कि समरी से रिलेटेड है, और कई लोगों को इसकी समरी में कंफ्यूजन है। तो आई होप कि आपको ये नटशेल में जो समरी मैंने बताई वो क्लियर हो गई है। अब हम देखते हैं प्रोटोगेनिस्ट। तो क्लैरिसा जो है शी इज द प्रोटोगेनिस्ट। प्रोटोगेनिस्ट मतलब होता है मेन कैरेक्टर। ठीक है, इसे हम बोल सकते हैं जब नॉवेल के नेम पे ही या किसी वर्क के नेम पे ही कैरेक्टर कोई होता है, उसे हम बोलते हैं एपोनिमस। ठीक है, एपोनिमस, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये नॉवेल हम देखते हैं क्लैरिसा के पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू होता है, और उन्हीं का पर्सपेक्टिव हमें बाकी कैरेक्टर्स पे भी देखने को मिलता है। ठीक है, शुरुआत से हमने देखा कि शुरुआत से स्टोरी दिखाई गई है कि क्लैरिसा पार्टी में जा रही है, और लास्ट में भी हमने उन्हीं का ही पॉइंट ऑफ व्यू देखा, मतलब जैसे वो रिफ्लेक्ट कर रही हैं सेप्टिमस की डेथ पे। तो हम ये देखते हैं शी इज अ सेंसिटिव रिफ्लेक्टिव वुमेन। वो सेल्फ रिफ्लेक्टिव है, बहुत चीजें अपने बारे में सोचती, अपनी लाइफ के बारे में सोचती हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि क्या वो सच में खुश हैं। वो एक सोसाइटी होस्टेस भी है। देखा जाए तो बाहरी बाहरी तौर पे तो वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, आउटवर्डली तो कॉन्फिडेंट है, बट इनवर्डली वो बहुत लोनली महसूस करती हैं, और उन्हें डेथ का फियर है। ठीक है, कहीं ना कहीं उन्होंने एक बैलेंस बनाने की कोशिश करी है, अपनी प्राइवेसी को मेंटेन करते हुए और सोशल गैदरिंग को। मतलब शी इज अ सोशल पर्सन, बट कहीं ना कहीं वो अपनी प्राइवेसी को भी मेंटेन करती हैं। ठीक है, और वो पूरे नॉवेल में सोचती रहती हैं अपने उस डिसीजन के बारे में कि क्या उन्होंने पीटर वेल्स का ऑफर रिजेक्ट कर दिया या प्रपोजल रिजेक्ट किया, तो क्या वो सही किया। हालांकि उन्होंने रिचर्ड से शादी तो कर ली थी, बट क्या वो खुश हैं, ऐसा वो सोचती हैं। ठीक है, तो यहाँ से कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये आपको याद रखने हैं। और सैली सैटन से रिलेटेड भी आपको याद रखना है कि सैली सैटन के साथ भी इनका रिलेशन था। हालांकि वो फीमेल फ्रेंड थी, बट उनका कहीं ना कहीं अफेक्शन था उनके साथ। ठीक है, सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ, तो ये कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये कैरेक्टर का नाम ही पूछा गया है। ये वर्ल्ड वॉर 1 में सोल्जर रहे हैं, शेल शॉक्ड हैं, और
इनकी शादी होती है लुक्रेजिया से, ये आपको याद रखना है। ये रिप्रेजेंट करते हैं साइकोलॉजिकल डैमेज ऑफ वॉर को, और कहीं ना कहीं इनका जो सुसाइड का जो एक्ट है, इट इज एन एक्ट ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट सोशल ऑपरेशन। सोशल ऑपरेशन दिखाया गया डॉक्टर्स के माध्यम से, ठीक है। यहाँ पे कई बार इन्हें काउंटर पार्ट भी बोला जाता है, इन्हें क्लैरिसा का डबल भी बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि सेप्टिमस से क्वेश्चन बन सकता है दैट ही इज अ काउंटर पार्ट ऑफ क्लैरिसा, ठीक है। और हम यहाँ ये भी देखते हैं कि वॉर के बाद इनकी क्या सिचुएशन थी और वॉर के पहले क्या सिचुएशन थी। वॉर के बाद इन्हें ह्यूमन इविल लगने लगते हैं, लंदन एक करप्ट सिटी लगने लगती है। इसके पहले इनके बहुत ही ज़्यादा इल्यूजनरी आइडियाज़ थे, ठीक है। और वो सोसाइटी के जो ऑपरेशन है उसके सामने सरेंडर नहीं करते, बल्कि वो सुसाइड करना प्रेफर करते हैं, ये भी हम देखते हैं। रिचर्ड डैलोवे क्लैरिसा के हस्बैंड हैं, और ये कंजर्वेटिव गवर्नमेंट में पार्लियामेंट में मेंबर हैं, मतलब एमपी हैं वो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट में। और इनकी बहुत ज़्यादा एक कह सकते हैं रेस्पेक्ट है सोसाइटी में, ठीक है। ये स्पोर्ट्समैन भी हैं और अपनी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं। देखा जाए तो इनके और इनकी वाइफ के बीच में हमें एक गैप देखने को मिलता है, ठीक है। ये एक प्रैक्टिकल एंड काइंड पॉलिटिशियन है, लेकिन ये अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फील करते हैं। अपनी वाइफ के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, अपनी पार्टी के लिए भी बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें इनकी मैरिज में एक इमोशनल या आप कह सकते हैं एक कम्युनिकेशन गैप देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टर है पीटर वॉल्स। ये भी कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है, पूछा गया कई बार। ये क्लैरिसा के फॉर्मल लवर है, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है और क्रिटिकल हैं एंड रेस्टलेस भी हैं, ठीक है। और जब ये 18 साल के जब जब क्लैरिसा 18 साल की थी, तब इन्होंने प्रपोज किया था, और क्लैरिसा के रिजेक्शन के बाद ये इंडिया चले जाते हैं, ठीक है। ये इंडिया चले जाते हैं और लगभग 5 ईयर्स से ये लंदन में नहीं थे। तो कहीं ना कहीं इनके मन में एक बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग है बहुत सारी चीज़ों को लेकर, और ये अक्सर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, कैरी अवे हो जाते हैं, रोने भी लगते हैं। और इनकी एक लेडी लवर भी होती है जिनका नाम होता है डेजी, ठीक है। तो ये क्लैरिसा से डेजी के बारे में बताते भी हैं। ये एक मैरिड वुमेन होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये डेजी एक मैरिड वुमेन होती है, लेकिन इनका अपने हस्बैंड के साथ कह सकते हैं चीज़ें टर्म्स इनके सही नहीं होते हैं, ओके। इसके अलावा एक और पॉइंट जो आपको याद रखना है पीटर वॉल से, कि इनके पास एक पॉकेट नाइफ होता है, ठीक है। इनके पास एक पॉकेट नाइफ होता है जिससे हमेशा खेलते रहते हैं, ओके। नेक्स्ट है सैली सेटन, इंपॉर्टेंट है ये भी। क्लैरिसा की क्लोज फ्रेंड है, यूथ से ही क्लोज फ्रेंड है, और ये काफ़ी वाइल्ड रहती है पैशन में, और फ्रीडम पैशन इस सबको सिम्बलाइज करती हैं। एंड शी इज़ अ रिबेलियन अगेंस्ट सोशल नॉर्म्स, ठीक है। तो पहले दिखाया जाता है सैली सेटन कैसी थी। शी वॉज अ वाइल्ड अ पैशनेट पर्सन, शी वॉज अ रिबल अगेंस्ट सोशल नॉर्म्स। ये लाइफ को अपने टर्म्स पे जीती हैं, ये स्मोकिंग वगैरह भी करती हैं, ठीक है। एंड उनका क्लैरिसा के साथ एक अफेक्शन था, एक हम कह सकते हैं एक सेक्सुअल अट्रैक्शन था इन दोनों का। ये मैनचेस्टर में रहती हैं और बाद में इनकी शादी हो जाती है, ठीक है। अभी जब प्रेजेंट में जब दिखाया जाता है तो प्रेजेंट में ये मैनचेस्टर में रहती हैं और इनकी शादी हो चुकी है, और इनके चिल्ड्रन हैं, 5 चिल्ड्रन हैं इनके, ठीक है। ये याद रखना है। तो शादी के बाद ये बन जाती हैं लेडी रोजेटर, ठीक है। लेडी रोजेटर, और इनके 5 चिल्ड्रन होते हैं, ठीक है। तो अब ये एक मैरिड महिला बन चुकी हैं जब स्टोरी को प्रेजेंट में दिखाया जा रहा है, ओके। नेक्स्ट कैरेक्टर है लुक्रेजिया स्मिथ। लुक्रेजिया स्मिथ ये कौन है? ये सेप्टिमस की वाइफ है, इटालियन वाइफ है, और ये हैट मेकर का काम करती हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, शी इज अ हैट मेकर, ओके। और बिलोंग करती हैं ये मिलान से, इटालियन है, मिलान से बिलोंग करती हैं, और कहीं ना कहीं इनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ चुका है, और ये सेप्टिमस को पूरी तरह से सपोर्ट करने की कोशिश करती हैं, ठीक है।
शी इज अ लविंग पर्सन बट हेल्पलेस, और कहीं ना कहीं ये केयर गिवर्स की सफरिंग को रिप्रेजेंट करती हैं। ओके, इसके अलावा आपको कैरेक्टर याद रखने हैं। एलिजाबेथ, एलिजाबेथ डॉटर है क्लैरिसा की, ठीक है। डोरिस किलमैन, डोरिस किलमैन हिस्ट्री टीचर है एलिजाबेथ की, और इनके टर्म्स मिलते नहीं हैं क्लैरिसा के साथ। इसके अलावा सर विलियम ब्रैडशॉ, जिन्हें मैंने आपको बताया था, ये एक साइकेट्रिस्ट है, बहुत ही ज़्यादा जाने माने, और एक डॉक्टर है जिनका नाम है डॉक्टर होम्स। ओके, इन दोनों को दिखाया जाता है सोसाइटल ऑपरेशन का रिप्रेजेंटेशन। इसके अलावा डेजी साइमंस हैं। डेजी साइमंस मैंने आपको बताया पीटर वेल्स की लवर हैं, इंडिया में ये रहती हैं, और इनकी शादी इंडियन आर्मी के एक मेजर से होती है। शी इज 24 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, और इनकी शादी अच्छी नहीं चल रही है। एवेंस का हमने नाम डिस्कस किया था, एवेंस की डेथ हो जाती है जब वे वॉर फ्रंट पे थे, इटली में डेथ हो जाती है, और कहीं ना कहीं ऐसा दिखाया जाता है कि सेप्टिमस का इनके साथ बहुत अफेक्शनेट रिलेशनशिप था, ठीक है। तो ये कुछ मेजर कैरेक्टर्स हैं। अब हम बात करते हैं सिंबोलिज्म की। देखिए, थोड़ा सा मैं डिटेल में डिस्कस कर रही हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर रहें। सिंबोलिज्म, सिंबोलिज्म बिग बेन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिप्रेजेंट करता है मैकेनिकल टाइम को, अथॉरिटी को, सोशल ऑर्डर को, और कंट्रास्ट करता है इनर साइकोलॉजिकल टाइम से, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, पार्टी किस चीज़ का सिंबल है? सोशल यूनिटी का सिंबल है। इसके अलावा कहीं ना कहीं ये क्लैरिसा का जो इमोशनल आइसोलेशन है उसको भी दिखाता है, क्योंकि वो पार्टी इसलिए अरेंज करती है ताकि वो अपने आइसोलेशन को दूर कर सकें। सो इट रिवील्स इमोशनल आइसोलेशन बीनीथ पोलाइट सोसाइटी। इवन पोलाइट सोसाइटी में रहते हुए भी लोग कितने आइसोलेटेड हैं, इस चीज को दिखाता है। फ्लावर्स किस चीज को सजेस्ट करता है? तो इट सजेस्ट ब्यूटी, फ्रेजिलिटी एंड ट्रांजिएंट नेचर ऑफ लाइफ, ठीक है। ये बताता है कि लाइफ कितनी फ्रेजाइल है, एंड लाइफ का ट्रांजिएंट नेचर जो है वो भी दिखाता है कि इट इज टेम्परेरी। विंडोज एंड ओपन स्पेस, जैसे हमने देखा था कि सेप्टिमस विंडो से कूद जाते हैं, ठीक है, उनकी डेथ हो जाती है। तो विंडो सिंबलाइजेस फ्रीडम, कम्युनिकेशन एंड द डिजायर टू एस्केप कन्फाइनमेंट। सेप्टिमस जिस कन्फाइनमेंट में जी रहे थे, कहीं ना कहीं वो विंडो उनके लिए एक फ्रीडम का एक आप कह सकते हैं मीडियम बनता है, ठीक है। सेप्टिमस सुसाइड, सेप्टिमस का सुसाइड क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट रेजिस्टेंस, जो लोग रेजिस्ट कर रहे हैं ऑप्रेसिव सोसाइटी को के अगेंस्ट, उसको दिखा रहा है, ठीक है। एंड द फेलियर ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन टू केयर फॉर सेंसिटिव इंडिविजुअल्स, ये भी दिखाता है कि जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है वो सेंसिटिव इंडिविजुअल्स को केयर नहीं कर पा रही। जैसे यहाँ पे डॉक्टर्स हैं, ना वो समझ पा रहे हैं, ना लुक्रेजिया समझ पा रही है कि सेप्टिमस की एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। तो देखिए, एग्जाम टिप आप याद रखिए, जब भी क्वेश्चन आपसे बने इस नॉवेल से, तो हमेशा आपको सिंबलिज्म को कनेक्ट करना है थीम से, ठीक है। जैसे इनकेस थीम वाइज क्वेश्चन आए तो आपको सिंबल्स को जरूर ध्यान रखना है। इसके अलावा भी यदि क्वेश्चन आता है एज अ मॉडर्निस्ट नॉवेल, आपको सिंबलिज्म को ध्यान रखना है, ठीक है। मॉडर्निज्म के आपको की एलिमेंट्स याद रखने हैं, और पोस्ट वॉर कॉन्टेक्स्ट को भी आपको इंक्लूड करना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ क्वेश्चन ही आपको आंसर करना है। आपको सिंपल कोटेशंस को यूज करना है ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर मिल सके। तो सिंपल कोटेशन इसलिए भी आप यूज करेंगे ताकि आपको याद रहे। अभी आपने याद कर लिया और बाद में आपको भूल गई तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब देखिए, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वर्जीनिया वुल्फ इस नॉवल में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक यूज करती हैं। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होता है? व्हेन देयर इज कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ थॉट्स, फीलिंग एंड मेमोरीज इन द माइंड्स ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। और इस तरह के नॉवेल में हम देखते हैं कि कोई भी ट्रेडिशनल प्लॉट नहीं होता, मतलब एक स्ट्रक्चर में कोई प्लॉट नहीं होता, प्रॉपर बिगनिंग मिडिल एंड नहीं होता है, बल्कि इट मूव्स थ्रू द इनर लाइफ्स ऑफ द कैरेक्टर्स। ये क्या दिखाता है? कैरेक्टर्स के इनर लाइफ्स को दिखाता है। पहले के जो नॉवेल्स होते थे उसमें ऑब्जेक्टिव पोर्ट्रेयल होता था, लेकिन अब जो मॉडर्निस्ट जो नॉवेल है वो कैरेक्टर को फोकस करके दिखाया जाता है, और पास्ट और प्रेजेंट यहाँ पे मर्ज होते हैं, ठीक है। ये ट्रेडिशनल नॉवेल नहीं है। ट्रेडिशनल नॉवेल में ज्यादातर पास्ट की चीजें दिखाई जाती थी, लेकिन इसमें पास्ट और प्रेजेंट का फ्यूजन हो रहा है। तो वुल्फ का जो बिलीफ है वो यहाँ पे दिखता है, दैट रियलिटी लाइज इन मेंटल इंप्रेशन नॉट आउटवर्ड इवेंट्स, ठीक है। यहाँ पे कोटेशन आपको याद रखनी है, लाइफ इज नॉट अ सीरीज ऑफ गिग लैम्प्स सिमेट्रिकली अरेंज्ड। ये आपको याद रखनी है और आपको लिखना है, ठीक है, अपने अपने नोट्स में आपको ऐड करना है। इसके अलावा अगर आपसे क्वेश्चन बनता है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में, तो आपको ये याद रखना है कि ये विलियम जेम्स
जो कि एक साइकेट्रिस्ट थे, साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने आप कह सकते टर्म को शुरू किया। एक उन्होंने बुक पब्लिश करी थी, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। तो माना जाता है कि उस बुक से ही इस टर्म की शुरुआत होती है। 1890 में वो बुक पब्लिश होती है। बाद में बहुत सारे राइटर्स थे जिन्होंने इस टर्म को कोरिलेट करके नॉवेल्स में उसको अपनाया, ठीक है। तो यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट नॉवेल्स याद रखने हैं, यूलिसिस बाय जेम्स जॉयस, और उसके अलावा मिसेस डैलोवे बाय वर्जीनिया वुल्फ, मिस विलियम फॉकनर का द साउंड एंड द फ्यूरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे साइकोलॉजिकल रियलिज्म इस नॉवेल्स के माध्यम से दिखाया जाता है और रीडर्स डायरेक्टली कैरेक्टर के थॉट्स को देख पाते हैं, पढ़ पाते हैं, ठीक है। कैरेक्टर्स की दुनिया को देखते हैं, ना कि उनके एक्शंस को। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एक लिटरेरी नैरेटिव टेक्निक है जहाँ पे हम कैरेक्टर के साइकोलॉजिकल रियलिटी को समझते हैं, उनके अनब्रोकन, अक्सर हम देखते हैं केओटिक फ्लो ऑफ थॉट्स को, मेमोरीज, फीलिंग्स और सेंसेशंस को देखते हैं। जो भी कैरेक्टर फील कर रहा है उसे हम कैरेक्टर के ही पर्सपेक्टिव से देखते हैं। एक नॉन लीनियर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर जैसे एक लीनियर फॉर्म में चल रहा है। तो ये एक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक होती है जिसमें चीजें सिमेट्री में नहीं चल रही होती हैं। कंटिन्यूस फ्लो ऑफ थॉट्स होता है और अनब्रोकन फ्लो होता है, अनब्रोकन थॉट, ठीक है। इसमें इंटीरियर मोनोलॉग आपके पोइट्री में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा बहुत सारे राइटर्स हैं अमेरिकन में, जैसे एडगर एलन पो, उनमें भी हमको स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहीं कहीं देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब डिस्कस करते हैं थीम। इसमें इस नॉवेल में थीम क्या है? थीम ऑफ टाइम। टाइम यहाँ पे 2 लेवल पे ऑपरेट करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लॉक टाइम जो सिम्बलाइज किया गया है बाय बिग बेन, ये रिप्रेजेंट करता है सोशल ऑर्डर को और अथॉरिटी को, ठीक है। टाइम यहाँ पे 2 लेवल पे ऑपरेट करता है, ये आपको याद रखना है। और साइकोलॉजिकल टाइम भी हम देखते हैं यहाँ पे। साइकोलॉजिकल टाइम क्या है? मेमोरीज एंड इमोशंस, ठीक है। जो कि बायोलॉजिकल क्लॉक, ये जो रियल क्लॉक है उसे अवॉइड करता है। तो साइकोलॉजिकल क्लॉक में हम देखते हैं कि उसका एक कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कभी पास्ट में जा रही चीजें कभी प्रेजेंट में जा रही हैं। जैसे क्लैरिसा अपना पास्ट एट बर्टन में रिवाइव करती हैं, याद करती हैं, और वो ये प्रूव करती हैं दैट पास्ट कॉन्स्टेंटली शेप्स द प्रेजेंट, ठीक है। आपका पास्ट जो है वो प्रेजेंट पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पैक्ट रखता है, ठीक है। क्लैरिसा से अगर क्वेश्चन आते हैं कैरेक्टर स्केच में तो आपको इन चीज़ों को इंक्लूड करना है, दैट शी इज़ अ सेंसिटिव इंट्रोस्पेक्टिव वुमेन एंड शी इज ट्रैप्ड इन सोशल कन्वेंशन, जैसे पार्टी, सोसाइटी, शो ऑफ, इन सब में हाई क्लास सोसाइटी में वो इंगेज हो चुकी हैं, ट्रैप हो चुकी हैं। दो शी अपीयर्स कॉन्फिडेंट एज अ सोसाइटी होस्टेस, हालांकि वो एज अ सोसाइटी होस्टेस काफ़ी कॉन्फिडेंट अपीयर होती हैं, बट इनवर्डली शी फील्स लोनलीनेस एंड क्वेश्चंस लाइफ एंड डेथ, ठीक है। लेकिन अगर वो अपने रियल की बात करें, उनके मन में क्या है, तो वो बहुत ही ज़्यादा आइसोलेटेड फील करती हैं और वो अक्सर लाइफ एंड डेथ के बारे में इंट्रोस्पेक्ट करती हैं, चीज़ों को सोचती हैं। उनका जो पार्टी करना है वो क्या सिंबलाइज करता है? कनेक्शन। वो सोशल गैदरिंग को दिखाता है, ये दिखाता है कि इंसान अंदर से तो कितना ज़्यादा खाली है, आइसोलेटेड है, लेकिन वो बाहर से लोगों को गैदर करके खुशी चाहता है, ठीक है। हम इन्हें क्या देखते हैं? इमोशनल आइसोलेटेड देखते हैं, ठीक है। यहाँ से कोटेशन है क्लैरिसा के बारे में, दैट शी हैड द ऑडेस्ट सेंस ऑफ बीइंग हरसेल्फ विजिबल, ठीक है। आप क्लैरिसा के बारे में ये कोटेशन ऐड कर सकते हैं, शी हैज द ऑडेस्ट सेंस ऑफ बीइंग हरसेल्फ इनविजिबल, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये आपको ध्यान रखना है कि सेप्टिमस इज अ वॉर ट्रॉमेटाइज सोल्जर सफरिंग फ्रॉम शेल शॉक, PTSD, ठीक है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ठीक है। ही रिप्रेजेंट द साइकोलॉजिकल हॉरर ऑफ वॉर, वो साइकोलॉजिकल हॉरर ऑफ वॉर को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड द फेलियर ऑफ सोसाइटी टू अंडरस्टैंड मेंटल इलनेस, वो ये भी दिखाते हैं कि जो सोसाइटी है वो अब मेंटल इलनेस को समझ नहीं पा रही है, ठीक है। His suicide is an act of resistance against oppressive authority and insensitive doctor like William Bradshaw. तो like William Bradshaw and Dr. Holmes जैसे इंसेंसिटिव डॉक्टर को, जो कि ऑपरेसिव अथॉरिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनको रेजिस्ट करते हुए उनका ये एक्ट है जो वो करते हैं, मतलब वो जंप करते हैं विंडो से, ठीक है।
हमें इस नॉवल में मेंटल इलनेस की भी थीम दिखती है। तो यहाँ पे वर्जीनिया वुल्फ एक्सपोज करती हैं सोसाइटी की क्रुएलिटी को टुवर्ड्स मेंटली इल इंडिविजुअल, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि जब उनको डायग्नोज किया जाता है तो क्या नाम दे दिया जाता है, दैट ही इज अ लैक ऑफ प्रोपोर्शन, जबकि उनकी मेंटल कंडीशन को कोई देखता भी नहीं है, समझता भी नहीं है। डॉक्टर्स यहाँ पे पैट्रियार्कल पावर को सिंबलाइज करते हैं और कंट्रोल को सिंबलाइज करते हैं रादर देन हीलिंग। डॉक्टर्स का काम क्या होता है, हीलिंग, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर्स अपने हिसाब से चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहे हैं, समझा रहे हैं बजाय कि हील करने के। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वर्जीनिया वुल्फ है उनका खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस इस चीज़ को शेप कर रहा है, क्योंकि हमने ऑलरेडी बात करी कि उनको बायपोलर डिसऑर्डर होता है और लास्ट में वो खुद भी सुसाइड कर लेती हैं। ठीक है, तो उनका जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस था, जो उनका मेंटल इलनेस का जो एक्सपीरियंस था, उसको वो सिंपैथी एंड रियलिज्म के साथ प्रेजेंट करती हैं। ठीक है, इस नॉवल में हमें फेमिनिज्म एंड सोशल क्रिटिसिज्म भी देखने को मिलता है। तो इस नॉवल में पैट्रियार्कल मैरिज को क्रिटिसाइज किया गया है, जेंडर रोल्स को दिखाया गया है, क्लास डिविजन्स को दिखाया गया है। ठीक है, क्लैरिसा का जो लॉस्ट लव है सैली सेटन, वो सजेस्ट करती है इमोशनल फ्रीडम को जो कि सोशल नॉर्म्स के द्वारा डिनाई किया गया है। तो मैंने आपको बताया था कि सैली सेटन जब पहले का जो उनका यूथ का जो पीरियड था, she was a wild person, she was a not wild in the sense wild in emotions, she was a passionate person and she did not accept any social norms। ठीक है, उनकी अपनी जिंदगी थी, वो अपने हिसाब से जीती थी। इसमें सिंबलिज्म आपको याद रखना है, बिग बैन अथॉरिटी ऑर्डर पासिंग ऑफ टाइम को सिंबलाइज करता है, पार्टी सोशल यूनिटी एंड हिडन लोनलीनेस को सिंबलाइज करती है, एंड फ्लावर्स ब्यूटी एंड फ्रेजिलिटी ऑफ लाइफ को सिंबलाइज करता है। ठीक है, यहाँ पे फ्रेजिलिटी ऑफ लाइफ का मतलब ये है कि लाइफ जो है वो कितनी ज्यादा कमजोर है, कमजोर मतलब वीक। ठीक है, बहुत डेलिकेट है, बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इस नॉवेल की अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें तो मिसेस डैलोवे एक मॉडर्निस्ट नॉवेल की जो कैटेगरी है उसमें एक मास्टरपीस माना जाता है, जो कि इनर रियलिटी पे फोकस करता है। तो जब भी आप मॉडर्निज्म की बात करेंगे तो आपको इन पॉइंट्स को ऐड करना पड़ेगा। ये नॉवेल रीडिफाइन करता है नॉवेल्स की एक नए टाइप को बाय प्रायोरिटाइजिंग थॉट ओवर एक्शन, क्योंकि पहले के जो नॉवेल्स थे उसमें सब्जेक्टिव रियलिटी नहीं होती थी। यहाँ पे हम बात करते हैं सब्जेक्टिव रियलिटी की। सब्जेक्टिव रियलिटी इन द सेंस कि कैरेक्टर की पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें बताई जा रही है, उसका एक्शन नहीं दिखाया जा रहा, उसका थॉट दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे थॉट पे फोकस किया जा रहा है, ये एक नया तरीका था। ठीक है, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आपको हमेशा, ये आपके लिए टिप है, हमेशा आपको थीम, कैरेक्टर और टेक्निक को ऐड करना है, कनेक्ट करना, और एक कोटेशन जरूर आपको ऐड करनी है। ठीक है, ये स्पेशली एलटी ग्रेड स्टूडेंट्स के लिए, बीए एमए के स्टूडेंट्स के लिए है। और हमेशा आपको जब भी आप आंसर लिखें मॉडर्निज्म को आप मेंशन करेंगे, जब भी आप इंट्रो लिखेंगे तो उसमें मॉडर्निज्म को आपको ऐड करना है, मतलब वर्जीनिया वुल्फ को एज सॉरी मिसेस डैलोवे को आपको मॉडर्निस्ट नॉवल के रूप में दिखाना है, और आपको पोस्ट वॉर इंग्लैंड का जो इफेक्ट रहा है, वॉर का जो इफेक्ट रहा है उसको भी दिखाना है। ठीक है, तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स थे जिन्हें आपको पता होना चाहिए बिफोर आंसरिंग द क्वेश्चंस या बिफोर writing the answers। ठीक है, now we are going to discuss the very important question that is frequently asked from Mrs. Dalloway, that is discuss the major themes of Mrs. Dalloway with reference to Virginia Woolf's narrative technique। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे पैराग्राफ थोड़ा सा चेंज किया है, थोड़ा सा आपको और स्पेस ऐड करना होगा, और यहाँ पे आपको पैराग्राफ छोटे लिखने हैं। मैंने आपको इसके पहले की भी कई क्लासेस में बताया है, यहाँ पे मैंने लेंथी आंसर लिखे हैं लेकिन आपको थोड़े छोटे लिखने हैं। ठीक है, Virginia Woolf's Mrs. Dalloway is a landmark modernist novel that explores the inner life of human beings rather than external action। तो वर्जीनिया वुल्फ का मिसेस डैलोवे मॉडर्निस्ट नॉवेल में एक लैंडमार्क है जो कि ह्यूमन बींग्स के इनर लाइफ पे फोकस करता है बजाय कि उनके एक्सटर्नल एक्शन के। ठीक है, सेट विद इन अ सिंगल डे इन पोस्ट वर्ल्ड वॉर लंदन, इसकी सेटिंग एक सिंगल डे की है, पोस्ट वर्ल्ड वॉर लंदन की सेटिंग है। दिस नॉवेल रिफ्लेक्ट्स वुल्फ कंसर्न विद टाइम, मेमोरी, इंडिविजुअलिटी, मेंटल हेल्थ एंड सोशल कन्वेंशन, इन सभी को वर्जीनिया वुल्फ में यहाँ पे फोकस किया है। तो टाइम को हमने देखा, बिग बैन जो था एक क्लॉक टावर, उससे हमने देखा मेमोरी, इंडिविजुअलिटी, मेंटल हेल्थ एंड सोशल कन्वेंशन, सबको उन्होंने वर्जीनिया वुल्फ ने अपने इनोवेटिव स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक से दिखाया है। ठीक है,
आपको इसको जब आंसर करना है आप कंसाइज करके लिखेंगे, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स ऑफ द नॉवल। अब देखिए यहाँ पे हमने इंट्रो दिया, क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन क्या दिया है, थीम्स। तो देखिए आपको डायरेक्ट थीम पे फोकस नहीं करना है, पहले आपको मिसेस डैलोवे के बारे में एक या दो लाइन तो आपको ज़रूर लिखनी है, क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मुझे आंसर भेज रहे हैं उन्होंने, उनमें से कुछ लोग डायरेक्ट आंसर लिखना शुरू कर देते हैं थीम पे, चले थीम पे ही। तो आपको डायरेक्ट थीम पे आंसर नहीं देना है, थीम से आपको आंसर देना है सेकेंड पैराग्राफ से। एक आपको आइडिया देना है, इंट्रो देना है फर्स्ट पैराग्राफ में, देन आपको आंसर लिखना है, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स ऑफ द नॉवल इज द नेचर ऑफ टाइम। क्या है यहाँ पे थीम, सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, नेचर ऑफ टाइम। तो यहाँ पे वूल प्रेजेंट करती है टाइम को बोथ एज क्लॉक टाइम एंड साइकोलॉजिकल टाइम, ठीक है। मैंने आपको बताया था बिग बैंग के माध्यम से, क्लॉक टावर को माध्यम से टाइम को दिखाया जा रहा है, और दो कैरेक्टर जो अलग अलग आप कह सकते हैं अलग अलग पर्सपेक्टिव को दिखाते हैं, वो दोनों इंटरसेक्ट भी करते हैं, ठीक है। द रेगुलर स्ट्राइकिंग ऑफ बिग बेन रिप्रेजेंट मैकेनिकल एक्सटर्नल टाइम। ये बिग बेन की जो रेगुलर स्ट्राइकिंग दिखाई गई है वो मैकेनिकल एक्सटर्नल टाइम को दिखा रही है। वाइल द कैरेक्टर्स मेमोरीज फ्लो फ्रीली बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट, जबकि जो कैरेक्टर्स हैं जैसे क्लैरिसा की जो मेमोरी है वो पास्ट और प्रेजेंट दोनों के बीच में फ्री एकदम मूव करती है, ठीक है, फ्लो करती है, नॉट मूव, फ्लो करती है। तो क्लैरिसा डेलोवे वाइल प्रिपेयरिंग फॉर हर इवनिंग पार्टी, क्लैरिसा डेलोवे जो प्रेजेंट पे अपनी इवनिंग पार्टी के लिए प्रिपरेशन कर रही हैं, फ्लावर ले जा रही हैं, शी कॉन्स्टेंटली रिविजिट्स हर यूथ एट बॉर्टन। वो कॉन्स्टेंटली अपने बॉर्टन के दिनों को, अपना यूथ के दिनों को वो कॉन्स्टेंटली रिविजिट करती हैं, वो याद करती हैं। शी रिवील्स हाउ पास्ट एक्सपीरियंस शेप प्रेजेंट आइडेंटिटी, वो ये रिवील करती हैं कि कैसे पास्ट एक्सपीरियंस प्रेजेंट आइडेंटिटी को शेप करते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। वुल्फ सजेस्ट दैट रियल लाइफ एग्जिस्ट नॉट इन इवेंट्स। वुल्फ क्या सजेस्ट करती हैं, को जो रियल लाइफ के जो एग्जिस्टेंस है, जो रियल लाइफ का जो हमारा एग्जिस्टेंस है वो केवल कुछ इवेंट्स पे नहीं निर्भर करता, बट इन मोमेंट्स ऑफ अवेयरनेस। बट ये किस पे एग्जिस्ट करता है, मोमेंट्स ऑफ अवेयरनेस पे, ठीक है। तो आपको कुछ ऐसे आंसर लिखना है, सेम टू सेम कॉपी नहीं करना है, लेकिन आप यहाँ से कुछ आइडिया ले सकते हैं। हो सकता है आप इससे और अच्छा आंसर लिखें, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है आपके सामने कि आपको इस तरह टू द पॉइंट लिखना है, बट आप इससे भी अच्छा आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। अनदर मेजर थीम इज मेमोरी। दूसरी थीम क्या है, मेमोरी। हमने पहली क्या थीम डिस्कस करी, टाइम, नेचर ऑफ टाइम, ठीक है। दूसरी थीम क्या है, देखिए पैराग्राफ चेंज होने पे आपका थॉट चेंज होगा, ये आपको याद रखना है। आपने एक पैराग्राफ में एक पॉइंट को डिस्कस किया, आपने कुछ एग्जाम्पल्स दिए, यहाँ पे आपको एक कोटेशन भी ऐड करनी है जब आप आंसर लिखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे पास्ट कैसे प्रेजेंट को शेप कर रहा है, इससे रिलेटेड मैंने आपको एक कोटेशन दिखाई दिया, आपको उस तरह की कोटेशन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे आपका आंसर और स्ट्रांग होगा और ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगेगा। दूसरी थीम है मेमोरी एंड द इनर सेल्फ। So through a stream of consciousness, Woolf penetrate the minds of character like Clarissa. ठीक है। पेनेट्रेट का मतलब क्या हुआ, इंटर, ठीक है, प्रवेश करना। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक के माध्यम से वुल्फ क्लैरिसा और बाकी भी कैरेक्टर जैसे पीटर वॉल्स हैं, सेप्टिमस स्मिथ, इन सबके माइंड में वो एंटर करती हैं, उनकी सोच को वो दिखाती हैं। क्लैरिसा जो कि आउटवर्डली एक बहुत ही परफेक्ट सोसाइटी होस्टेस की तरह अपीयर होती हैं, येट इनवर्डली, अब देखिए आउटवर्ड इनका क्या अपीयरेंस है कि शी इज अ परफेक्ट सोसाइटी होस्टेस, बट इनवर्ड अंदर से वो क्या है, बहुत ज्यादा लोनलीनेस फील करती हैं, एंड शी ऑलवेज क्वेश्चंस द मीनिंग ऑफ लाइफ। लाइफ और डेथ के बारे में उनका क्वेश्चन चलता रहता है, उनका इंट्रोस्पेक्शन चलता रहता है। वुल्फ फेमसली ऑब्जर्व दैट शी had the oddest sense of being herself invisible, ठीक है। तो यहाँ पे वुल्फ का एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है कि उन्हें हमेशा ऐसा महसूस होता रहता है कि वो इस सोसाइटी के बीच इनविजिबल हैं। जैसे मैंने आपको एक इंसिडेंट बताई थी, जब रिचर्ड को इनविटेशन मिलता है ह्यू व्हिटब्रेड के यहाँ से, लेडी ब्रुटन के यहाँ से, लेकिन इनको नहीं बुलाया जाता, तो इन्हें ऐसा महसूस होता है कि जैसे वो हो के भी नहीं है, उनको नहीं प्रॉपर वैल्यू दी जा रही है, ठीक है। दिस कंट्रास्ट हाईलाइट्स द गैप बिटवीन सोशल अपीयरेंस एंड इनर रियलिटी। तो ये जो इनकी जो थॉट है, जो उन्हें महसूस होता है, ये सोशल अपीयरेंस एंड इनर रियलिटी के बीच में एक कंट्रास्ट को, एक गैप को दिखाता है। अब देखिए नेक्स्ट थीम क्या है, अभी हमने दो थीम डिस्कस कर ली, एंड नेक्स्ट थीम है
मेंटल इलनेस एंड ट्रॉमा। थर्ड थीम क्या है? मेंटल इलनेस एंड ट्रॉमा। तो ये थीम को सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ के माध्यम से बहुत ही पावरफुल तरीके से प्रेजेंट किया है। ये एक वॉर वेटरन है जो कि सफर कर रहे हैं शेल शॉक से। ठीक है, किससे सफर कर रहे हैं? शेल शॉक से। इनके हेलुसिनेशन, हिज हेलुसिनेशन एंड इमोशनल ब्रेकडाउन, ये एक्सपोज करते हैं द साइकोलॉजिकल डैमेज कॉज्ड बाय द वॉर। तो आप जब भी आंसर लिखेंगे आप इन सारी लाइंस को जरूर इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक व्यक्ति को नहीं, सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं, उस हर सोल्जर को ये रेफर कर रहे हैं, या उस हर व्यक्ति को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि वॉर के कारण साइकोलॉजिकल डैमेज से सफर कर रहा है, इमोशनल ब्रेकडाउन से सफर कर रहा है। तो यहाँ पे वुल्फ क्रिटिसाइज करती है इनसेंसिटिव मेडिकल सिस्टम को थ्रू डॉक्टर्स लाइक सर विलियम ब्रैडशॉ हु रिप्रेजेंट ऑप्रेसिव अथॉरिटी। ऑप्रेसिव अथॉरिटी को ये रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि ये एक अथॉरिटी पे थे, इसलिए यहाँ पे इनकी ही बात की जा रही है। डॉक्टर होम्स की अगर हम बात करें तो वो एक प्रैक्टिशनर थे, लेकिन विलियम ब्रैडशॉ जो है वो एक रिनाउंड साइकेट्रिस्ट होते हैं। ठीक है, ओके। तो सेप्टिमस का जो सुसाइड होता है वो क्या दिखाता है? वो एक प्रोटेस्ट दिखाता है अगेंस्ट अ सोसाइटी दैट रिफ्यूजेस टू अंडरस्टैंड ह्यूमन सफरिंग। ठीक है, यहाँ पे उनका हमें एक रेजिस्टेंस दिखा, एक प्रोटेस्ट दिखा उस सोसाइटी के अगेंस्ट जो कि ह्यूमन सफरिंग को अंडरस्टैंड करने से रिफ्यूज कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट थीम क्या यहाँ पे है? वो है सोशल क्लास एंड जेंडर रोल्स। इस नॉवेल में हमें सोशल क्लास और जेंडर रोल्स भी देखने को मिलता है जो कि काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। और क्लैरिसा की लाइफ शेप्ड बाय हर रोल एज अ पॉलिटिशियंस वाइफ। क्लैरिसा की लाइफ क्या है, उसका रोल क्या है कि शी इज़ अ पॉलिटिशियंस वाइफ। जैसा मैंने आपको बताया कि इनके हस्बैंड एमपी होते हैं कंजर्वेटिव गवर्नमेंट में। ओके, तो सभी लोग के सामने उनकी एक सोशल इमेज होती है और वो सोशल एक्सपेक्टेशन से कन्फाइन हो चुकी है कि उन्हें एक रोल में बंधे रहना होता है। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग उन्हें बिहेव करना है। तो इनका जो पार्टी है वो क्या सिम्बलाइज करता है? सोशल यूनिटी को सिम्बलाइज करता है, बट कहीं ना कहीं इमोशनल आइसोलेशन को भी दिखाता है। ये पार्टी किस चीज को मास्क कर रही है, किस चीज को हाइड कर रही है, कवर कर रही है? इमोशनल आइसोलेशन को। तो वुल्फ सटली क्रिटिसाइजेस पैट्रियार्की एंड रिजिड क्लास स्ट्रक्चर। तो इस नॉवेल में वुल्फ ने पैट्रियार्की और रिजिड क्लास स्ट्रक्चर को भी क्रिटिसाइज किया कि कैसे लोगों ने विमेन को या फीमेल को एक रोल में बांध दिया है। ठीक है, वुल्फ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस मेथड इज सेंट्रल टू द नॉवेल्स मीनिंग। तो इस नॉवेल में हम क्या देखते हैं? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस सेंट्रल में होता है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के ऊपर ये पैराग्राफ है। द एब्सेंस ऑफ ए कन्वेंशनल प्लॉट। ठीक है, एब्सेंस होती है कन्वेंशनल प्लॉट की, पर्सपेक्टिव शिफ्ट करते हैं, शिफ्टिंग पर्सपेक्टिव होते हैं, एंड अ फ्लूइड ट्रांजिशन बिटवीन माइंड। एक फ्लूइड ट्रांजिशन हो रहा है। ठीक है, माइंड्स के बीच में, मतलब कभी पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, कभी प्रेजेंट के बारे में सोच रहे हैं। दिस रिफ्लेक्ट्स द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। ठीक है, एज वुल्फ राइट दैट लाइफ इज नॉट अ सीरीज ऑफ गिग लैंड सिमेट्रिकली अरेंज्ड, लाइफ इज अ ल्यूमिनस हैलो। तो ये लाइंस आपको अंडरलाइन करनी है क्योंकि आप कहीं भी वर्जीनिया वुल्फ का आंसर करेंगे तो आपको ये लाइंस हर आंसर में फिट हो जाएगी। आपको एक यूनिवर्सल कोटेशन, एक या दो यूनिवर्सल कोटेशन आपको हर नॉवेल से, हर वर्क से याद करनी है ताकि कोई भी का आंसर पूछा जाए तो आप उसको लिख सकें। पर जब आप अभी से लिखना शुरू करेंगे तो आपको एग्जाम तक याद रहेगी। आप सोचेंगे 10 दिन पहले सब कुछ याद करें तो कुछ भी नहीं याद रहेगा। ठीक है, so in conclusion, Mrs. Dalloway is a profound exploration of modern life, emphasizing the richness of inner experience through its theme and innovative narrative style. इस novels की themes and innovative narrative style के जरिए के माध्यम से the novel remains one of the most significant work of modernist fiction. ठीक है, तो इस तरह आप कंक्लूजन देंगे। देखिए, इन कंक्लूजन जैसे यहाँ पे वर्ड लिखा, या टू सम अप आप वर्ड लिखें। ठीक है, देयर फोर आप लिखें, कुछ भी आप ऐसे वर्ड्स लिखें जो एंड को दिखा रहे हैं कि अब कंक्लूजन हो रहा है, तो आपकी एक प्रॉपर कंक्लूजन आप लिख पाएंगे। और आप देखें तो यहाँ पे सम अप कर दिया गया है चीज़ों को। इसमें रिच इनर एक्सपीरियंस की रिचनेस को दिखाया गया है, इनोवेटिव नैरेटिव टेक्निक को दिखाया गया है, ये बताया गया है कि ये मॉडर्न लाइफ को एक्सप्लोर कर रहा है। ये नॉवल मॉडर्निस्ट फिक्शन का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। तो इन चीज़ों को सम अप किया गया है। आप चाहें तो जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, जैसे यहाँ पे हमने डिस्कस किया
आइसोलेशन को डिस्कस किया, हमने टाइम को डिस्कस किया, मेंटल इलनेस को, आप इनको भी एक साथ आप एक पैराग्राफ में लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ इज अ डबल और पैरेलल फिगर टू क्लैरिसा डेलोवे। तो देखिए ये अब क्लास आज की लेंदी हो चुकी है, मतलब काफी टाइम हो गया है, 1 आवर होने वाले हैं, तो इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसका आंसर मैंने इंक्लूड किया है, तो इसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। और कुछ और पॉइंट्स है, काइंड ऑफ रिवीजन है, और यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, क्या हिंट हो सकते हैं, आपको क्या क्या इंक्लूड करना है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग रिवीजन करिए, अपना ध्यान रखिए, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है रिवीजन में, या कहीं भी आपको कोई डाउट आ रहा है, या आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप ज़रूर मैसेज करके बता सकते हैं। और पीडीएफ्स वगैरह के लिए या रिवीजन नोट्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, क्योंकि उसमें मैं डेली आपके लिए कुछ ना कुछ स्टडी मटेरियल भेज रही हूँ, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। अगर आप लोग आंसर राइटिंग करके भेजना चाहते हैं, चेक करवाना चाहते हैं, तो दिस इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, और आप भेज सकते हैं। जो भी मुझे समझ में आता है कि यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, या ये आपकी प्लस पॉइंट्स है, तो उसमें मैं आपको फीडबैक ज़रूर दूंगी। तो ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स आंसर शेयर कर चुके हैं, तो आप चाहें तो आप आप भी उसमें इंक्लूड हो सकते हैं। दिस इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। सो थैंक यू सो मच। I will meet you again in the next class. Thank you. Take care.